हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है अच्छा बुरा स्वयं में कुछ नहीं, हमें विचार ही हमें अच्छा बुरा बनाते हैं। यह जनरली जो है टॉपिक है, एसए का एक टॉपिक है। लेकिन जो एसए की तैयारी करते हैं या जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके अंदर एक व्यवहारिकता को क्रिएट करने के लिए, एक रचनात्मकता को क्रिएट करने के लिए ये बातें जानना ज़रूरी है, इसका अर्थ समझना ज़रूरी है कि नहीं। तो इसका हम शुरुआत जो है इस प्रकार से करेंगे। संत कवि तुलसीदास ने कहा है, लिखा है रामायण में उन्होंने, है ना, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी जैसी जिसकी सोच होगी वैसा ही वह प्रभु में देखना पसंद करेगा। अच्छा या बुरा होना तो मनुष्य की मानसिकता है। जैसे हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कोई आदमी पत्थर को इसलिए पूजता है कि भाई उसमें उनको भगवान का प्रतिरूप दिखाई देता है। कोई आदमी है जो कहता है पत्थर में भगवान कहाँ से आएंगे। तो ये क्या है, सोच है, हमारा मानसिकता है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम अलग अलग डायमेंशन में सोचने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं, और एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे फिर हम, है ना। तो हम अगर बात करें, देखिए इसको जब ऐसे लिखिएगा तो जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं तो एक पैरा के रूप में लिखा करना कि इस प्रकार से लिखना है, तब वो समझाने के लिए आपको जो है इस प्रकार से हम लिखे हैं, है कि नहीं। अगर हम इसे इतना लिखने के बाद आप पृष्ठभूमि थोड़ा बना दीजिए। पृष्ठभूमि बनाने के बाद, भूमिका बनाने के बाद हर पैरा की शुरुआत करेंगे, इसे हम लिखेंगे इसी प्रकार शोध के संदर्भ में कहा जा सकता है कि, है कि नहीं। इसे शोध यानी अनुसंधान जो है अगर गलत हाथ में चला जाए, है ना, अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो विनाश को जन्म देगा। अब कैसे देगा, इसे मान लिया जाए कि कोई आतंकवादी संगठन है, अगर वो जैविक हथियार बनाना शुरू कर दे, शोध करके जैसे जैविक हथियार बनाना शुरू कर दे, तो उसको तो भीड़ भाड़ में जाके जो बम फोड़ना पड़ता है, वो तो जा करके एक बस 2-4 किलो गैस ही छोड़ देगा, उसी में हज़ारों आदमी मर जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वही अच्छे आदमी के हाथ, यानी कि अच्छा आदमी अगर शोध करता है कि नहीं, तो फर्टिलाइज़र के लिए, दवा के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकता है वो, जो मनुष्य के जीवन को आसान करता है कि नहीं। तो यानी हम शोध के संदर्भ में कह सकते हैं कि किसके पास क्या है, यानी कि कौन आदमी शोध कर रहा है, इम्पोर्टेंट करता है कि नहीं। अगर कोई जो आतंकी संगठन है, अगर वो शोध करेगा, है कि नहीं, उसको अगर ज़्यादा इसमें दक्षता हासिल हो जाएगा तो मानव अस्तित्व के लिए ही खतरा उत्पन्न कर सकता है। वहीं अगर वैज्ञानिक लोग अगर शोध को प्रमोट करते हैं और उसमें वो अगर अचीवमेंट हासिल करते हैं तो वो मानवता के लिए सकारात्मक एवं रचनात्मक होगा। जैसे कोरोना काल में वैज्ञानिकों ने कोरोना का वैक्सीन बनाया, है कि नहीं, किस लिए, मानव अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, मानव जीवन को बचाए रखने के लिए। इसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा भी अगर बम के रूप में उसका यूज किया जाए, जैसे परमाणु जो ऊर्जा है वो किससे बनाए थे, मेनली जो है यूरेनियम से उसका निर्माण किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो वो अगर उसको हम बम के रूप में बनाते हैं तो क्या विध्वंसक है कि नहीं। जैसे भी आज के डेट में 5-6 देशों के पास परमाणु बम है, उसमें भारत भी शामिल है। भारत के पास भी परमाणु बम है कि नहीं। सबसे ज़्यादा परमाणु बम अमेरिका और रूस के पास है, करीब 5-6 हज़ार के आसपास दोनों के है। वो अगर चाहे तो हज़ारों बार जो है इस पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। अगर एज्यूम कीजिए कि जो आतंकी संगठन गोली बंदूक से हमला करते हैं लोगों पर, आम आदमी पर, अगर उनको परमाणु बम ही हाथ लग जाए, है कि नहीं, वो जो है दुनिया को ही विनाश कर देंगे। तो अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें, यूरेनियम जिससे परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है ना, तो यूरेनियम का निर्माण अगर हम बम बनाने के रूप में करें तो क्या है, विध्वंसक है कि नहीं। लेकिन वही विद्युत ऊर्जा, उससे विद्युत का उत्पादन भी होता है कि नहीं। तो अगर उसको हम विद्युत ऊर्जा के लिए करें तो क्या है, संकट का समाधान है, हमारी समस्याओं का समाधान है, मानव जीवन को आसान किया है कि नहीं। तो हम इस प्रकार से परमाणु ऊर्जा के बारे में भी कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा भी जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दो अर्थों में, है कि नहीं। एक तो हमारे विनाश के लिए भी और दूसरा हमारे उत्थान के लिए भी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अब देखिए इसको हर जो टॉपिक हम बता रहे हैं इसको आपको एक पैरा में लिखना है, फिर उसको जोड़ना है। इसी प्रकार कहा जा सकता है या इसी प्रकार, है कि नहीं। जीवन रक्षक दवा, जीवन रक्षक जो दवा है, अगर
बीमारी विशेष में अगर इसको दिया जाए तो अमृत की तरह काम करेगा, है कि नहीं। इसे मान लिया जाए कि कैंसर का कोई दवा है, तो जो कैंसर के रोगी है उसको दिया जाएगा तो उसको अमृत की तरह काम करेगा, उसको फ़ायदा करेगा, बेचारा कैंसर से मुक्त हो जाएगा वो। लेकिन वही स्वस्थ व्यक्ति को वही दवा दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका मृत्यु का कारण भी हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, है वो जीवन रक्षक दवा, लेकिन सब पर जो है जीवन रक्षक की तरह कार्य नहीं करेगा, है कि नहीं। तो ये समझना है। इसी प्रकार से हम बात करें पानी की, अगर पानी अधिक हो जाए, है कि नहीं। पानी एक ऐसा चीज़ है जिसके बगैर आदमी जी नहीं सकता है, लेकिन इसकी अधिकता भी क्या है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। अब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है तो आदमी जो है उसमें क्या होता है, त्राही त्राही उसमें भी हो जाता है, लोग का घर द्वार जान माल की काफ़ी क्षति होती है। अगर पानी की स्थिति बहुत कम है, नहीं कम पानी है, वर्षा ही नहीं हो रही है, तो वो सुखाड़ की स्थिति होती है। सुखाड़ की स्थिति में भी हम प्यासे मरते हैं, हम फसल नहीं उगा पाते हैं, और भी बहुत सारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, औद्योगिक क्रियाएं हैं, वो पानी की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मुद्रास्फीति की, मुद्रास्फीति जो है क्या है, मुद्रास्फीति आप जानते होंगे इकोनॉमिक्स का एक पार्ट वर्ड है, वो हम कभी बताया भी है इसके बारे में इकोनॉमिक्स में, लेकिन चलिए वहाँ पे हम नहीं चलेंगे। अगर उत्पादक, मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है, जैसे मुद्रास्फीति हो रहा है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, तब महंगाई बढ़ रहा है तो जो उत्पादक होता है उसको कोई लॉस नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक उत्पादक है, जैसे चावल का उत्पादन कर रहा है, तो एक व्यक्ति जो है चावल का उत्पादन कर रहा था, चावल उसका मार्केट में 50 रुपये किलो बिक रहा था, अब चावल हो गया है 80 रुपये किलो, तो उसको तो लाभ है ना, उसका मान ली कुछ लागत ही बढ़ेगा, फर्टिलाइज़र का कीमत बढ़ेगा और भी चीज़ें की दाम बढ़ेगा, लेकिन उसको ओवरऑल कहा जाएगा तो बेनिफिट में रहेगा। उसी प्रकार से जो भी जो उत्पादन कर रहा है वो लाभप्रद की स्थिति में होगा। यानी मुद्रास्फीति की स्थिति में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस प्रकार अगर मुद्रास्फीति की बात की जाए तो मुद्रास्फीति में भी उत्पादक जो वर्ग होता है कि नहीं, वो मुद्रास्फीति की स्थिति में भी लाभप्रद की श्रेणी में रहता है। वहीं जो निश्चित आय वाले हैं, जिनको जैसे रोज़ दिहाड़ी मजदूर है, वो 500 रुपये पर डे कमाता है, और जो चावल वो खरीदता था 50-60 रुपये किलो, वो मिल रहा है 100 रुपये किलो, तो उसका तो इनकम से वही है। जो सब्जी उसको 20 रुपये किलो मिल रहा था आलू, वो अगर मिल रहा है 50 रुपये किलो, तो उस स्थिति में उसको महंगाई का सामना करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मुद्रास्फीति है, लेकिन एक के लिए जो है क्या है, लाभदायक है, एक के लिए हानिकारक है कि नहीं। तो इसके एस्पेक्ट होते हैं अलग अलग, है ना। उसी प्रकार से हम अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो एक जब इंदिरा गांधी की सरकार आई 1967 और मतलब के दशक में, यानी कि 60 से 70-80 के दशक में, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि जो है समाजवादी व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया गया, राष्ट्रीयकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तमाम चीज़ों का बहुत राष्ट्रीयकरण किया गया। अभी की जो सरकार है, यानी 1990 के बाद जो हमने उदारीकरण वैश्वीकरण की नीति अपनाया, उसमें हमने निजीकरण पे जोर दिया, है ना, यानी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उस पर ज़्यादा जोर दिया, है कि नहीं। तो अभी क्या हो रहा है कि हम राष्ट्रीयकरण कम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीयकरण भी था उसको हम निजीकरण कर रहे हैं। जैसे आप सुने होंगे कि सरकार जो है रेलवे स्टेशन को बेच दिए, स्टेशन को बेच दिए मतलब कि जो है ठेका पर दे दिए कि तुम 1 साल में इतना कमा करके हमको दो, है कि नहीं। तो ये जो है क्या है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीयकरण के ठीक विपरीत कर रहे हैं। हम जो सरकारी संपत्ति था उसको हम निजी हाथों में दे करके, है कि नहीं, हम अपने जिम्मेवारी से मुक्त होना चाह रहे हैं, है कि नहीं, इनकम और बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके एक अलग अलग एस्पेक्ट हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपको इतना समझना है कि एक समय था कि राष्ट्रीयकरण को ज़्यादा प्रमोट किया गया, एक समय अभी है कि निजीकरण को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें मालिक कर्मचारी की, तो मालिक और कर्मचारी की बात करें तो मालिक के लिए कर्मचारी क्या है, एक कामचोर है। मालिक को लगता है कि जो है कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहिए, उसका नौकर है तो लगता है वो काम ही नहीं करना चाहता है कि नहीं। वही कर्मचारी के लिए क्या है, मालिक पैसाखोर है, उसको लगता है कि खाली जो है पैसा देखता है ना, हमारा सैलरी नहीं बढ़ाता है, ये नहीं। तो तमाम तरह की चीज़ें ऐसे जो है, वही विचार वाली बात आ गई कि जो है आदमी अपना मानसिकता जैसा सोचता है वैसा ही वो करता है, वैसे ही अपनी आदतों में लाता है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अपराधी की, तो अपराधी जो है
पुलिस की नज़र में हर आदमी अपराधी है। पुलिस को लगता है, एक संशय की दृष्टि से देखता है। अगर वो कहीं भी जाएगा एक पुलिस अधिकारी, या कहीं पे कुछ घटना मालूम हो गया किसी घर में, तो जो दोषी नहीं है उसके बारे में भी उसको लगा कि यही दोषी हो सकता है कि नहीं। वो जो है उसके नज़र में सारा लोग क्या है, अपराधी है कि नहीं। वही एक सज्जन व्यक्ति है जो उसके नज़र में अपराधी भी रहता है कि इंसान है भाई, इसकी मानवीय हितों का रक्षा होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम एस्पेक्ट अलग अलग क्रिएट करते हैं अपने अंदर, और किससे होता है, हमारे विचारों से होता है। हम किस तरह की विचारधारा से प्रभावित हैं, है कि नहीं। जैसे हम हमास की बात करें, इसी प्रकार से हम हमास की बात करें। हमास एक आतंकवादी संगठन है। ये कौन कहता है, ये इजराइल कहता है कि नहीं, कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन फ़िलिस्तीन वाले लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारे अधिकारों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है, ये जो है एक स्वतंत्रता सेनानी है, ये जो है अपना शहीदी दे रहा है, अपना बलिदान दे रहा है फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए। तो इजराइल की नज़र में एक आतंकी संगठन है, लेकिन फ़िलिस्तीन की नज़र में क्या है, अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक संगठन है कि नहीं। तो इस प्रकार से लोग अपने अपने से, हम मान लिया जाए कि हम अपने देश की ही बात करें। अगर हमारा देश आज़ादी के दौर से गुजर रहा था, मतलब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तो अंग्रेज़ों की नज़र में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे क्या थे, राष्ट्रद्रोही थे, है कि उन पर राष्ट्रद्रोह का केस मुकदमा दर्ज होता था। लेकिन वो भारत के लिए क्या थे, भारत के लिए हीरो थे, भारत के नागरिकों के लिए, भारत के हितों के लिए, है कि नहीं। वो अपना जो बलिदान दिए उसको हम आज भी याद करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसी प्रकार से अगर हम हिंसा अहिंसा की बात करें, है ना, हिंसा अहिंसा की बात करें, तो स्वतंत्रता समानता के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसा को मार्ग को सर्वोत्तम बताया। ये जो है महात्मा गांधी जो थे, ये इनका मानना था कि मतलब अहिंसा के बल पर, है ना, बिना हिंसा किए हुए हम स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त कर सकते हैं। वही कार्ल मार्क्स एक फिलोसफर हुए, है ना, उनका मानना था कि बिना हिंसा किए हुए न स्वतंत्रता लाया जा सकता है और न ही समानता लाया जा सकता है। इनका विचारधारा था कि यदि मान लिया जाए कि पूंजीवादी अर्थ, ये तो खिलाफ है, ये समाजवाद के समर्थक थे। और समाजवाद भी कैसे, समाजवाद का मतलब क्या होता है कि जो सरकारी संपत्ति है उस पर सबका अधिकार हो, यानी कि वो निजी संपत्ति का विरोध करता है। निजी संपत्ति का मतलब क्या, जैसे किसी के रोटी कपड़ा और मकान का विरोध नहीं करता है। जैसे कोई आदमी से भी मान लिया जाए कि भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो उसके पास करोड़ों का संपत्ति है, तो जो कार्ल मार्क्स जैसे विचारधारा वाले लोग रहेंगे तो उनका मानना होगा कि वो जो संपत्ति है मुकेश अंबानी के पास, उस सब को छीन करके उसका राष्ट्रीयकरण कर दो, उस संपत्ति सब आदमी का रहेगा भारत का। तो वो इस तरह की विचारधारा के थे। अब अगर नहीं मान रहा है तो उसको मार दो, है ना। तो ये विचारधारा था कार्ल मार्क्स का। महात्मा गांधी का विचारधारा क्या था कि हम जो है अहिंसा के बल पर, है कि नहीं, बिना हिंसा किए हुए हम सब जो है समानता लाएंगे। तो इसके लिए हम हृदय परिवर्तन करेंगे। वो बोलते थे कि उनके अंदर भी एक अमीर व्यक्ति है या फिर एक कुख्यात व्यक्ति है या अपराधी है, उसके अंदर भी एक हृदय होता है कि नहीं, वो पिघल सकता है, तो उसका हम हृदय परिवर्तन कराएंगे। यानी उनका मानना था कि उनको मोटिवेट करके बोले हैं कि आप जो कमा रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा समाज के उत्थान पे खर्च कीजिए, है कि नहीं। इसीलिए वो न्यायशीलता का सिद्धांत दिए थे गांधी जी, है कि नहीं, कि जो आपके पास धन है, यानी आपके जीवन की अनिवार्यताओं के अलावा जो आपके पास धन है वो सिर्फ आपका नहीं है, वो जो है आपको ईश्वर ने ऐसा दिमाग दिया है कि आप इस जिम्मेवारी को निभा पाएँ। इसलिए आप इसका संचय नहीं करें, आप जो है उस पैसे का इस्तेमाल समाज हित में करें, है कि नहीं। तो ये हिंसा हिंसा पर विचारधारा जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ईश्वर के बारे में, है कि नहीं, एक आस्तिक व्यक्ति होता है जो आस्थावान होता है, उसको लगता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। वो हर जगह अपने, मतलब कहने का मतलब है कि अपनी दृष्टि में ईश्वर को खोज लेता है। उसको मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ कहीं भी, है कि नहीं, फील कर लेता है कि यहाँ पे ईश्वर है और हम आएंगे हमको मिल जाएगा। ठीक है। एक नास्तिक व्यक्ति है कि नहीं, वो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता है। उसका लगता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये एक ब्रह्मांड है, बस चल रहा है, ये तो एक जैविक प्रक्रिया से हमारा उत्पत्ति हुआ है, पेड़ पौधे सब मतलब उसको एक अलग दृष्टिकोण से वो देखता है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम ईश्वर के संदर्भ में आस्तिक और नास्तिक का वर्णन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम प्रेम विवाह के बारे में बात करें, है कि नहीं, तो
प्रेम विवाह यानी कि जो दो यानी जोड़े यानी एक जोड़े यानी एक लड़का और लड़की, अगर मान लिया जाए आजकल तो लड़का लड़का भी शादी कर रहा है, लड़की लड़की भी शादी कर रही है कि नहीं। लेकिन जनरली तो शादी होता है लड़का लड़की से यानी मेल फीमेल से, है कि नहीं। तो इस प्रकार के जो जोड़े होते हैं, प्रेमी प्रेमिका होते हैं, उनके लिए शादी करना आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है कि नहीं। उनको उनके लिए क्या है, एक मौलिक अधिकार है कि हम अपने पसंद से किसी से भी शादी कर सकते हैं, ये उसके लिए मौलिक अधिकार है। लेकिन उनके माता पिता के लिए वही चीज़ एक सामाजिक परंपरा को तोड़ने वाला साबित होता है, और वो बोलते हैं कि भाई शादी ऐसा अगर करोगे, ऐसा कई मामले आए हैं कि जिसमें ऑनर किलिंग के केसेस होते हैं, या फिर परित्याग का बात आ जाता है कि अगर लड़के लड़के भाग गए तो उसके माता पिता उसको त्याग देते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है तुमसे, तुमको जो करना है करो, है कि नहीं। तो प्रेम विवाह के मामले में हम कह सकते हैं कि एक का दृष्टिकोण है कि मेरा मौलिक अधिकार है जो प्रेमी प्रेमिका है, वहीं उसके समाज का, उसके माता पिता का मानना होता है कि ये जो तुम है सामाजिक परंपरा को तोड़ रहे हो, है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम चुनौतियों की बात करें, अगर जीवन में जो चुनौतियां आती है कि नहीं, हर व्यक्ति बिना चुनौतियों से आगे पार नहीं पा सकता। अगर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है तो बिना चुनौतियों से लड़े बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता है, ये बात तय मानिए, है कि नहीं। जैसे मान लिया जाए कि कोई राजा का बेटा हो गया, यानी कि कोई किसी को विरासत में कुछ चीज़ें मिल गई तो एक अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने दम पे, है कि नहीं, अगर आगे बढ़ा है, कुछ नया किया है, तो उसमें उस चुनौतियों का सामना किया है, अपने आप को झोंका है, तपाया है। तो इतना मानिए, जब चुनौतियां सामने आती है व्यक्ति के पास, तो उसके सामने दो विकल्प होता है, एक होता है चिंता करने का और एक विकल्प होता है चिंतन करने का। तो जो व्यक्ति चुनौतियां आने पर, समस्याएं आने पर, विषम परिस्थितियां आने पर अगर वो चिंता करता है तो वो भय और असुरक्षा फील करता है, उसको लगता है कि अब सब कुछ बर्बाद होने वाला है, और ऐसा सोचता है तो बर्बाद ही हो जाता है। वो जो है इन चुनौतियों से निपट नहीं पाता है और बिखर जाता है वो, है कि नहीं। वहीं जो व्यक्ति चिंतन करता है, आत्मावलोकन करता है कि हम कहाँ कमी छोड़ दिए, है कि नहीं, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं, ये नहीं मिला तो क्या, हम और अच्छा करेंगे। तो इस प्रकार के जो आदमी आत्मावलोकन करता है, आत्मविश्लेषण करता है कि नहीं, अपने विवेक और साहस का परिचय देता है कि नहीं, वो व्यक्ति जो है प्रगति की सीढ़ियों को पार कर जाता है, चढ़ जाता है और जीवन में सफल होता है। तो इसलिए चुनौती आने पर भी जो है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ना कि चिंता करना चाहिए। चिंता करना और चिंतन करना दोनों में वह काफ़ी अंतर है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम घर परिवार की बात करें, देखिए सब जितना भी एक मतलब इस पर ऐसे जो है 1000 वर्ड में लिखा जा सकता है, हर टॉपिक पे जो है एक एक पैरा निकाला जा सकता है ना। इसी प्रकार से हम घर परिवार की बात करें तो घर परिवार में अगर एक दूसरे का सहयोग, आदर, प्यार है इस घर में, है कि नहीं, एक लोग मतलब एक लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए कोई घर में 2 भाई है, 4 भाई है, जो भी हो, और सब मिलजुल के कंबाइंड रह रहा है, काम कर रहा है, सामूहिक रूप से समृद्धि हो रहा है, तो घर में और आदर प्रेम है कि नहीं, बड़ों को आदर मिल रहा है, छोटों को प्यार मिल रहा है, तो वो घर जो है वो समझिए कि समृद्धि का धूरी है, विकास करेगा, वो उन्नति करेगा। वो घर समझिए कि स्वर्ग है कि नहीं, जहाँ लोग एक दूसरे से मिल करके रह रहे हैं बढ़िया से, है कि नहीं, किसी प्रकार कोई कटुता नहीं है, कोई वैर नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, तो क्या है, घर समझिए कि स्वर्ग है। वही जिस घर में ईर्ष्या है, कटुता है, कलह है, बात बात पे झगड़ा हो रहा है, स्वार्थ की भावना पनप चुका है कि हम ये ज़्यादा कमा रहे हैं तो हमारा ज़्यादा होगा, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का भावना क्रिएट होता है अगर, तो जो है विनाश, बिखराव और इस प्रकार की चीज़ों का समझिए कि क्रिएशन होगा। अब इसे देखिए, आप लोग कई बार सुने हुए हैं कि कोई व्यक्ति जो है अपना पति पत्नी सिर्फ अकेले रहता है, घर परिवार को छोड़ चुका है, वैसे व्यक्ति में इसे आत्महत्या और एकाकीपन जैसे जो है मामले ज़्यादा आते हैं। वो आपस पति पत्नी में झगड़ेगा और एक दूसरे जो है सुसाइड कर लेगा फिर। तो संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट रहा है भारतीय संस्कृति का, वो एकदम बिल्कुल नमूना रहा है, और उसका बिल्कुल आज भी अगर व्यक्ति जो घर है उसमें होता क्या है कि कोई आदमी अगर कमज़ोर भी है तो वो भी उन्नति कर जाता है कि नहीं। अरे मरने के बाद लेके जाना क्या है, लेके जाना तो कुछ है नहीं, और तुम मान लो कि कुछ अलग हो करके कोई भाई मान ले ज़्यादा कमा रहा है, कुछ पैसा ज़्यादा कमा रहा है,
तो अगर अलग हो करके भी वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। उसका जो सोच है वो संकीर्ण हो जाएगा और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में वो उलझ के रह जाएगा फिर वो, है कि नहीं। तो इसलिए घर परिवार, अगर आप एक यही यही चीज़ जानने के लिए आपको वीडियो देखना ज़रूरी है। जो एसए का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट यही सब चीज़ें हैं, है कि नहीं। कि हमारा जो थाट्स है वो कैसा होना चाहिए, है कि नहीं। घर परिवार के प्रति कैसा होना चाहिए, है कि नहीं। अगर इसे जो व्यक्ति एसए का तैयारी कर रहे हैं, जिनको बीपीएससी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन जो व्यक्ति को ऐसा नहीं भी करना है उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। कि वो घर परिवार को कैसे चलाएंगे, है कि नहीं। घर परिवार में कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, है ना। किनको कितना सम्मान देना है, किनको कितना आदर देना है ना। किसको कितना प्यार देना है। अगर ये चीज़ हर व्यक्ति सीख ले, घर का हर सदस्य सीख ले, तो घर में क्या होता है कि एक लॉ एंड ऑर्डर बना रहता है और घर जो है समृद्धि के रास्ते पे बढ़ते रहता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें राम जी के वनवास के बारे में, राम जी का जब वनवास हुआ था 14 साल का, है कि नहीं। तो राम के लिए क्या था, पुरुषोत्तम श्री राम के लिए एक कर्तव्य था। उनके लिए एक धर्म था कि पिताजी जो कह दिए हैं वो हम करके रहेंगे, वो हम करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। देवताओं के लिए, देवताओं भी खुश हो गए कि अब जो है राम जी आ रहे हैं वन, अब रावण का वध होगा। क्योंकि उन लोग तो जान रहे थे कि जब तक बाहर निकलेंगे नहीं, है कि नहीं, और आएंगे नहीं, ये सब पूरा घटना होगा नहीं, तो रावण का वध कैसे होगा, रावण का सर्वनाश कैसे होगा। तो देवताओं में भी खुशी था, राम के लिए भी था कि भाई मेरा कर्तव्य है, धर्म है। वही भारत के लिए, जो उनके भाई थे, है कि नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। भारत को राजगद्दी मिलने वाला था, लेकिन वो राजगद्दी से खुश नहीं थे, वो बहुत दुखी थे। सबसे ज़्यादा अगर कोई राम जी के वनवास से कोई दुखी था तो भरत थे, है कि नहीं। जो कि भरत को राजगद्दी संभालने के लिए मिला था, लेकिन उन्होंने भी कर्तव्यों का निर्वहन किया। जो राज सिंहासन था उस पर अपने भाई का चरण पादुका रख करके और पूरा 14 साल तक वैसे ही काम किए हो, है कि नहीं, राजपाट संभाले। तो यहाँ पे भारत के लिए, आम जनता के लिए क्या था, एक वियोग का समय था, दुख का समय था, है कि नहीं। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, राम जी का वनवास हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका डबल एस्पेक्ट है। राम जी का जो वनवास हुआ है, इनमें किन्हीं लोगों में, यानी कि देवताओं में कहेंगे हम तो खुशी की बात था ये, है ना। खुशी किस बात की, ऐसा नहीं कि राम जी से उनका दुश्मनी था, उनका इस बात से था कि राम जी अब आएंगे तो रावण का वध होगा, है कि नहीं, अत्याचार का सर्वनाश होगा, इसलिए खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ भारत और भी जो ग्राम के लोग थे, उनके राज्य के लोग थे, देश के लोग थे, वो दुखी थे। इसी प्रकार से अगर हम सुख दुख की बात करें, देखिए सुख दुख जो है जीवन का एक अहम हिस्सा है कि नहीं। इससे कोई आदमी बच ही नहीं सकता है। कोई अगर आदमी चाहे कि हमको हमेशा सुख ही हो, है कि नहीं, तो ये इम्पॉसिबल है। दुख भी हमेशा नहीं रहता है। इसीलिए एक वाक्य है कि कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी ये हमें एक संदेश देता है, अगर मान ली हमारे सामने जो है सुख का पल है तो हमें ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि फिर दुख का पल तो झेलना है ना, मनुष्य है तो दोनों आएगा। दुख है तो बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, साहस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि ये दुख भी जो है परमानेंट नहीं होता है, ये भी आता है और जाता है कि नहीं। यानी सुख दुख जो है समुद्र के लहरों के समान है, वो आते रहता है और जाते रहता है। इसीलिए जो वैरागी व्यक्ति है, वैरागी मतलब, जो वैराग्य का मतलब होता है जिसको सुख और दुख से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो सुख में भी बिल्कुल ज़्यादा खुश नहीं होता है, ज़्यादा उछलता नहीं है, और दुख में भी ज़्यादा विचलित नहीं होता है, ज़्यादा दुखी नहीं होता है, उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो सुख दुख में यानी जो वैरागी व्यक्ति होता है वो संयम से स्थिर रहता है, शांत रहता है। लेकिन वही एक आम आदमी है जिसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि नहीं। तो ज्ञान नहीं है, वो सुख आएगा तो खूब उछलेगा, उसको लगेगा कि दुनिया तो मेरे अंदर ही है कि नहीं। दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी हम ही हैं, दुनिया के सबसे विद्वान आदमी हम ही हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हम ही हैं, ऐसा फील करेगा जब उसके पास सुख आएगा। तो दुख आएगा तो लगेगा कि सबसे ज़्यादा पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट चुका है, सबसे ज़्यादा दुख हम ही को है कि नहीं। तो इस प्रकार की जब भावना होता है जिस व्यक्ति के अंदर, वो हमेशा जो है विचलित ही रहता है कि नहीं। तो इसलिए आपको, हमें नहीं करें कि बैरागी बन जाइए, लेकिन हाँ, बैराग्य का लक्षण होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, है कि नहीं।
जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य का गुण नहीं होगा वो बहुत बेचैन आत्मा होगा, है कि नहीं। छोटी छोटी बातों पे उलझ जाएगा, बहुत गुस्सैल टाइप का हो सकता है, ईर्ष्यालु टाइप का हो सकता है कि नहीं। लेकिन एक वैराग्य को फॉलो करने वाला व्यक्ति उन सब चीज़ों से परे रहता है। इसी प्रकार अगर हम मृत्यु की बात करें, देखिए मृत्यु जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि जो भी इस पृथ्वी पे आया है उसको मरना तय है, वो मतलब बच नहीं पाएगा, जाना तो निश्चित है कि नहीं। तो अगर मृत्यु अगर सार्थक कार्यों के लिए होता है तो ये क्या होता है, एक मिसाल बन जाता है। जैसे हम भगत सिंह की बात करें, भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं, भले मरते समय भी हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए हैं, तो उन्होंने अपना जीवन जो है सार्थक कार्यों के लिए लगाया, है कि नहीं। लेकिन अगर मृत्यु निरर्थक कार्यों के लिए हो, आकस्मिक हो, इससे कोई सड़क दुर्घटना में मर जाता है तो दुख होता है, क्षति, उसको क्षति माना जाता है। कोई जो है किसी का ब्रेकअप हुआ उसमें सुसाइड कर लेता है, कोई छोटी मोटी बातों पे झगड़ा करके जो है सुसाइड कर लेता है, तो वो जो मृत्यु है निरर्थक है। मृत्यु दोनों स्थिति में हो रहा है, लेकिन अगर सार्थक कार्यों के लिए हो रहा है तो एक मिसाल बन जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि सेना है और देश की रक्षा के लिए वो शहीद हो रहा है तो एक सार्थक कार्य है, उन्होंने अपना जीवन जो है सार्थक कार्यों में लगा दिया, है कि नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जो है बाबू सोना करने के चक्कर में और वो चीज़ नहीं मिला उसको, या झगड़ा हो गया, जाके नदी में छलांग लगा दिया, ट्रेन में कट गया, तो ऐसे आज तरह के युवाओं में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही है। तो युवाओं को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपना मृत्यु भी देना है, हमारे अपना शरीर का न्यौछावर भी करना है, तो वो कहाँ करना है, इसका चयन बेहतर तरीके से कीजिए, है कि नहीं। छोटे मोटे चीज़ों के लिए जो है आप नहीं बने हैं, है कि नहीं। छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप सुसाइड नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें स्मार्टफोन के बारे में, तो स्मार्टफोन क्या है, स्मार्टफोन जो है अगर जीवन को आसान करने में काफ़ी ईजी भूमिका निभाया है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि नहीं। हमें बहुत सारी सूचनाएं बहुत आसानी तरीके से मिल रही है कि नहीं। हमारा बहुत सारा काम फ़ोन पे ही हो जा रहा है। तो स्मार्टफोन का यूज बहुआयामी है, बहुत सारे जो है इसके सकारात्मक जो है हम उपयोग करते हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी है कि नहीं। जैसे आज बच्चे जो है वीडियो गेम और क्या क्या चीज़ देखने में जो है उलझा हुआ है, शॉर्ट वगैरह, है ना, वो जो है अवसाद का शिकार हो रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, अकेलापन का शिकार हो रहा है, दिन रात मोबाइल में लगा हुआ है कि नहीं। साइबर क्राइम हो रहा है, यानी कि धोखाधड़ी हो रहा है। आपको पहले ऐसा सुरक्षा इस तरह का चीज़ नहीं था कि बैंक में पैसा तो कोई उड़ा लेगा, है कि नहीं। नेटवर्क इस सब का ज़माना नहीं था, तो सब चीज़ें सेफ थी। आजकल लोगों का फ़ोटो वगैरह लीकेज हो जा रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं भी हमें जो है सामना करना पड़ रहा है। आज के हम अगर 1980-90 दशक की बात करें तो उस समय इस तरह का सुरक्षा नहीं था। कोई किसी का जो है स्नान करते हुए या किसी का कोई वीडियो बना लेगा और फिर वो सोशल मीडिया पे लिक कर देगा तो उसका छवि धूमिल हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो समस्याएं हैं वो स्मार्टफोन आने से हुआ है कि नहीं। इसके पहले चीज़ें ऐसी समस्याएं नहीं थी। तो बहुत सारी समस्याएं को भी लेकर आया है, बहुत सारे समाधान भी है उससे। तो इसलिए डिपेंड किस पे करता है कि व्यक्ति का विचार कैसा है, उसका मानसिकता कैसा है, किस तरह से वो उसका मानसिकता काम कर रहा है कि नहीं। अगर उसका विचार अगर बढ़िया है कि नहीं, अगर वो स्मार्ट है तो स्मार्टफोन का यूज भी जो है स्मार्ट तरीके से करेगा। इसी प्रकार से हम चिंता और चिंतन की बात करें, चिंता और चिंतन की बात करें तो समस्याओं का समाधान जो है हम चिंतन द्वारा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर समस्या आपके पास आएगा, समस्या तो आना ही है, जीवन है तो समस्या तो आना ही है, तो उसका निदान हम चिंता करके कभी नहीं करें। हम क्या करें, चिंतन करें। चिंतन करने से हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है कि नहीं, हमें उसका एक बेहतर विकल्प मिल जाता है। वही चिंता करेंगे तो हम नकारात्मकता से भर जाते हैं, हमें लगता है कि सबसे कमज़ोर हम ही हैं, अपने अंदर एक हीनता की भावना आ जाता है और हम उस स्थिति में कर सकते हैं कि वो जो भी लड़ाई हो, संघर्ष हो, वो हम हार जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम समय की बात करें तो समय जो होता है, अगर समय का हम सदुपयोग करें यानी उसका सही उपयोग करें, है कि नहीं, तो जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अगर कोई आदमी अपना जवानी में 10 घंटा 12 घंटा सोता है तो बताइए बुढ़ापा उसको रोने के सिवा, पछतावा के अलावा कुछ बचेगा क्या उसके पास, है कि नहीं। एक कहावत है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा बैठ कर रोया।
जो आदमी अगर जुनूनी टाइप का है, कुछ करना चाहता है, और तो हम तो कहते हैं कि उसके लिए हार्डली सोने की जो सीमा होना चाहिए नींद की, वो 6 घंटा होना चाहिए। 6 घंटा से ऊपर अगर आप सो रहे हैं तो खुद से एक बार प्रश्न कीजिए कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है कि नहीं। चाहे आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपको नौकरी भी लग गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 घंटा सोइएगा, 9 घंटा सोइएगा, 10 घंटा सोइएगा। आप जो है उस समय अपने रचनात्मक कार्यों के लिए दीजिए, अपने शरीर पर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गेंडा जैसा मोटा हो गया है कि नहीं, जिम नहीं जाएगा लेकिन 8 घंटा सोएगा। तो ये चीज़ क्या है, आप अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, है ना। वो जो समय आप ज़्यादा सोने पे दे रहे हैं, उस समय में से कुछ निकाल करके आप योग पे दीजिए, व्यायाम पे दीजिए, टहलिए, लोगों से बात कीजिए, है कि नहीं। कोई काम नहीं है तो कुछ आसपास के बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, एक संवाद क्रिएट कीजिए। तो ये कहा जा सकता है कि जो आदमी जो है समय का सदुपयोग करेगा, उसका जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाता है, जीवन उसका सफल हो जाता है। वो जीवन में जो चाहता है वो उसको मिल जाता है कि नहीं। वही जो समय का दुरुपयोग करता है कि नहीं, उसके पास क्या आता है, दुख आता है, अवसाद आता है, असफलता आता है, पछतावा आता है। उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने अपने समय को गंवा दिया, सही तरीके से यूज नहीं किया, और उसके पास फिर कोई विकल्प नहीं होता है कि अब क्या करें, है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग भी समय का अपना जो है सबसे बेहतर से बेहतर हो सकता है कि नहीं, वो उच्चतम उपयोग कीजिए। बिल्कुल उन चीज़ों पे समय बर्बाद मत कीजिए जिससे आपके लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसे मनोरंजन है तो एक अलग चीज़ है, जिससे आप 10-15 मिनट हंस लेते हैं, है कि नहीं, तो भी ज़रूरी है कि नहीं। उसको हम समय का दुरुपयोग नहीं कहेंगे, लेकिन वैसे चीज़ें जिसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई उसका हमारे शरीर पे मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे काम को बिल्कुल नहीं करना है। इसी प्रकार से हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आजकल बहुत ज़्यादा ये मतलब जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से ब्रह्मांड के बारे में जान पाएँ। ब्रह्मांड मतलब ये पूरा जो होल यूनिवर्स है कि नहीं, जितने चाँद तारे हैं, है कि नहीं, सब के बारे में हम कुछ अभी हालांकि जान बहुत ज़्यादा नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ, हम जानने की प्रक्रिया में संलग्न हैं, और हम बेहतर से बेहतर जानने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वो किसके माध्यम से कर रहे हैं, वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से कर रहे हैं, है कि नहीं। इसके माध्यम से हम कई उपग्रह भेजते हैं ऊपर अंतरिक्ष में, मौसम का पूर्वानुमान कर लेते हैं। मिसाइल जो हम दागते हैं उसको हम एक तरह से हम गाइडेड मिसाइल भेज पाते हैं। सभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत के जो पाकिस्तान के सीमा में बिना घुसे, है कि नहीं, इधर से ही मिसाइल दाग करके उसके कई आतंकी जो ठिकाने थे उसको नष्ट किया। फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स जब उसका रिटेलिएट किया तो उसके कई एयरफोर्स जो बेस थे उसको तबाह किया। तो ये क्या है, सब हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बहुत, यानी स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उच्चतम हो रहा है और दक्ष हो रहा है, उसका भी परिणाम है कि हम यहाँ से बैठे बैठे चीज़ें कर दे रहे हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार का जो टेक्नोलॉजी है वो हमें विज्ञान के उच्चतम मानक के रूप में पेश हो रहा है कि नहीं। जैसे आज हम हमारा ऐसे चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 हम भेज चुके हैं चंद्रमा पर, है कि नहीं। मंगल ग्रह पर मंगलयान भेज चुके हैं, आदित्य L1 भेज चुके हैं। गगनयान के माध्यम से जो है हम अंतरिक्ष में मानव को भेजने की तैयारी कर रहे हैं, और अमेरिका वगैरह तो भेज भी चुका है। तो ये हम क्या है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक विज्ञान के उच्चतम मानक को प्राप्त कर रहे हैं। वहीं इससे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी है। हम कई उपग्रह जो यहाँ से भेजते हैं अंतरिक्ष में, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, यानी कि नल एंड वाइड हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। तो अंतरिक्ष में कचरा के रूप में घूम रहा है, और बहुत तेज़ी से घूम रहा है कि नहीं। वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, और वो बहुत गति से घूम रहा है। अगर वो मान लिया जाए कि फिर आपके जो नया उपग्रह भेजा जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा उन टुकड़ों की संख्या हो जाएगा, कचरा की संख्या हो जाएगा, तो जो नए उपग्रह भेजे जाएंगे उसके लिए एक समस्या उत्पन्न करेगा, है कि नहीं। तो शक्तिशाली देशों का भी प्रभाव पड़ रहा है, इससे बढ़ रहा है। जैसे जो देश मान लिया जाए पहले अमेरिका था प्रथम विश्व युद्ध के समय, आज का अमेरिका है, काफ़ी अंतर है कि नहीं। आज उसके पास इतना क्षमता है। ऐसे हालांकि आज देश जो है
आज जो वैश्विक व्यवस्था है वो बहुध्रुवीय बन चुका है। आज पावर जो है किसी एक देश के पास नहीं है, कई देशों के पास है। भारत के पास भी पावर है, भारत भी एक शक्तिशाली देशों की श्रेणी में हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तो मेनली अमेरिका है, रूस है और थर्ड नंबर पे चाइना है कि नहीं, लेकिन उसके बाद हम भी हैं, भारत भी है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है हम कुछ प्राप्त भी कर रहे हैं और कुछ हम समस्याएं को क्रिएट भी कर रहे हैं, है कि नहीं। यानी कि इसके दोनों एस्पेक्ट इसके दिए। इसी प्रकार से हम अगर एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि नहीं। जैसे ये तो आप समझते हैं कि जैसे हमारा मोबाइल वगैरह चल रहा है जो, है कि नहीं, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें एक उदाहरण है। इसके अलावा और बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। जैसे अभी हम ओपन एआई ये सब पे जो आया है ना, जैसे आपके मोबाइल में मेटा एआई आता है, तो इसमें जो पेड टाइप का एआई होता है वो आपको वीडियो बना के दे देगा, आपको गाना बना के दे देगा, माने जो काम आप कहिए वो कर देगा वो, है कि नहीं। रोबोट का कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो आदमी कठिन से कठिन काम जो आदमी नहीं कर सकता था वो एआई कर रहा है, नहीं रोबोट कर रहा है। तो सब एआई का ही कमाल है। तो इसको आने से क्या हुआ है, ये इसके दो एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं। एक जो है जटिल से जटिल कार्यों को करने में सक्षम है और बहुत कम समय में करने में सक्षम है कि नहीं। तो इससे एक एस्पेक्ट ये निगेटिव हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ेगा, लोगों का रोजगार छीन लेगा ये, है कि नहीं। ये मानव अस्तित्व के लिए भी खतरा है कि नहीं। जैसे आप क्रिस फिल्म देखे होंगे और भी ऐसे कई फिल्म आए हैं जिसमें दिखाया गया है, खास करके विदेशी फिल्मों में, कि एआई एक दिन ऐसा हो सकता है कि मानव पर ही हमला कर देगा। ये जब मानव बुद्धि से ज़्यादा तेज हो जाएगा, है कि नहीं, तो मानव को भी कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। तो ये मानव अस्तित्व के लिए भी जो है खतरा बन सकता है, ऐसा अनुमान, ऐसा कई जो हम कह सकते हैं विद्वान या वैज्ञानिक हैं उनका ऐसा मानना है कि नहीं। बाकी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है कि नहीं। तो इसके बारे में आप आसानी से एक पैरा लिख सकते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है कि नहीं। उसी प्रकार से हम अगर विवाह की बात करें, इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति है, अगर दोनों समझदार है, दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग, जो विवाह हुआ है जो लड़का लड़की के या महिला पुरुष के बीच, अगर दोनों के अंदर स्टैंडर्ड जो समझने का लेवल है, समझदारी का लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या है उसका जीवन तो बहुत बढ़िया सुखमय हो जाएगा, है कि नहीं। एक दूसरे को जहाँ पे समझता है आदमी, वहाँ पे जीवन क्या है, सुखमय है। लेकिन अगर उसमें एक जाहिल हो जाए, या मान लें कि लड़का पिया के रहे, शराब पी के आए और रोज़ अपनी पत्नी को मारे, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो तो अपना जीवन बर्बाद कर ही रहा है शराब पी करके, साथ में वो अपनी पत्नी का, उससे जो प्रोडक्ट हो रहा है बच्चा, उसका, सबका जीवन को जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि वो जो है एक खतरे में डाल रहा है कि नहीं। तो यानी कि अगर लाइफ पार्टनर अगर बुरा है कि नहीं, अच्छा नहीं है, समझदार नहीं है कि नहीं, तो जीवन क्या हो सकता है, तबाह हो सकता है। फिर उससे बड़ा नरक कुछ नहीं हो सकता है। कई सारी ऐसी महिलाएं होती है झगड़ालू प्रवृत्ति की, जो बात बात पे झगड़ा ही करते रहती है। तो आदमी क्या होता है कि जो उसके अंदर जो रचनात्मक गुण हो सकता है, उसका उच्चतम गुण हो सकता है, वो उसको प्रदर्शित नहीं कर पाता है कि नहीं। वो उसको निखार नहीं पाता है, अच्छा नहीं कर पाता है, या जीवन को सुगम नहीं बना पाता है। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है आप भी अपने स्तर से 2-4 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लास्ट में फिर निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है कि नहीं। यानी कि जो व्यक्ति का जैसा दृष्टिकोण होगा वो वैसे ही उस सृष्टि में अपने आप को खोजेगा, उस सृष्टि को उसी रूप में देखेगा, है कि नहीं। जैसे एक महात्मा गांधी टाइप का जो व्यक्ति होगा वो हमेशा अहिंसा का वकालत करेगा, वो कभी भी हिंसा का वकालत नहीं करेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई हाफिज़ सैयद और कसाब जैसे जो व्यक्ति होंगे, आतंकवादी होंगे, उनको लगेगा कि हम पूरे दुनिया को जो है हिंसा के बल पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने अधीन ले सकते हैं। तो इस तरह के जो विध्वंसक लोग होते हैं, ये सब किससे उत्पन्न होते हैं, विचार से उत्पन्न होते हैं। यानी कि पूरा खेल जो है विचार का है। कोई व्यक्ति यदि गांधी बन रहा है, नेहरू बन रहा है, पटेल बन रहा है, भगत सिंह बन रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें उसके विचारों की भूमिका है। कोई व्यक्ति अगर आतंकवादी बन रहा है, नशेड़ी बन रहा है, जुगेड़ी बन रहा है कि नहीं, तो उसमें भी उसके विचारों का और संगत का इफेक्ट है। तो आप अच्छे संगत में रहें, अच्छा सोचें,
जब तक आप अच्छा सोचिएगा नहीं, अच्छा कैसे कर पाइएगा। इसलिए अच्छा सोचिए, निश्चित ही अच्छा कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए वीडियो में इतना ही।